नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर तैयारी उतर रही। आज हम कक्षा 10 का जो प्रकाश का पहला पाठ है, प्रकाश का परावर्तन एवं वर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम हम प्रकाश के परावर्तन एवं वर्तन से समझने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें जो प्रत्येक वस्तु है वो दिखाई देती है। आंखें जो प्रकृति ने हमें दी हैं ये केवल देखने का एक माध्यम है जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, परंतु जो कुछ भी हमें चारों तरफ दिखाई देता है वह सब कुछ प्रकाश के माध्यम से दिखाई देता है। और जो चीज़ दिखाई देती है उसमें ये फिनोमेना होती है, परावर्तन नाम की परिघटना होती है, परावर्तन नाम की घटना होती है जिसकी सहायता से हमें प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी सहायता से हमें इस प्रकृति में जो हमारी रंग बिरंगी प्रकृति है वो हमें दिखाई देती है। इसके बाद हम समझेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये क्या होता है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें समझना जरूरी है। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि जो दर्पण होता है, मिरर होता है, वो क्या होता है। दर्पण या मिरर, इसके बारे में समझेंगे कि दर्पण या मिरर जो होता है वो क्या होता है। देखिए, दर्पण जो होता है वो आपका एक तो समतल दर्पण होता है। दर्पण में एक समतल दर्पण होता है, एक आपका उत्तल दर्पण होता है और एक आपका अवतल दर्पण होता है। एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कांच का वह भाग या शीशे का वह भाग जिसमें हम एक तरफ पॉलिश कर देते हैं किसी, और ये जो पॉलिश की जाती है ये मुख्य रूप से लाल ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। तो लाल ऑक्साइड की अगर हम किसी शीशे के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो जो शीशे का स्वरूप बनता है उसको हम दर्पण कहते हैं या मिरर कहते हैं। इसमें ये जो परावर्तन है, परावर्तन नाम की फिनोमेना होती है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात उस वस्तु की इमेज जो है हमें दिखाई देती है। दर्पण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। जो जिसका आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसमें एक तरफ पॉलिश होगी और दूसरी तरफ पॉलिश नहीं होगी, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। जिसमें हम सुबह नहा धोकर अपना चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है, ये जो उत्तल और अवतल दर्पण होता है ये गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण ये दो दर्पण हमारे सिलेबस में है हाई स्कूल के। गोलीय दर्पण के अंतर्गत हमारे दो प्रकार हैं जिसमें एक आपका अवतल दर्पण है और एक आपका उत्तल दर्पण है। अवतल और उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस होता है, तो चूंकि ये गोलीय दर्पण का भाग है तो ये बड़े गोले से काटकर ये बनाए जाते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के भाग है, इसलिए ये बनाए जाते हैं किसी भी बड़े गोलीय दर्पण से काटकर। इनमें अंतर क्या होता है, यदि यह दर्पण इसमें पॉलिश बाहर की तरफ अगर की जाए, कोई भी गोलीय दर्पण इस प्रकार का है कि इसमें जो पॉलिश है उसको बाहर की तरफ किया जाए तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। पॉलिश अगर बाहर की तरफ है तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यही पॉलिश अगर अंदर की तरफ है, किसी गोलीय दर्पण में पॉलिश अंदर की तरफ है तो इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। पॉलिश अगर एक तरफ है परंतु वो किसी बड़े गोले से काट कर नहीं बनाया गया है तो उसको समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण का उपयोग एक सामान्य शीशे के रूप में सभी घरों में होता है। और अवतल दर्पण वो होता है गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें पॉलिश जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि पॉलिश अंदर की तरफ है तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दो प्रकार के दर्पण आपके सिलेबस में है, एक समतल दर्पण है और एक आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है और एक आपका अवतल दर्पण होता है। दोनों में जो डिफरेंस होता है वो केवल पॉलिश का डिफरेंस होता है। एक में जो पॉलिश होती है वो बाहर की तरफ होती है
तो किसी गोलीय दर्पण में अगर पॉलिश बाहर की तरफ है तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, और किसी में पॉलिश अगर अंदर की तरफ है गोलीय दर्पण में तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब जो परावर्तन की घटना है, ये परावर्तन की घटना किसी भी प्रकार का दर्पण होगा वो प्रदर्शित करेगा। तो परावर्तन की जो परिभाषा है, परावर्तन की जो डेफिनेशन है, उसे समझने के लिए सबसे पहले दर्पण को समझना जरूरी था। तो दर्पण पुनः समझा दे रहे हैं। दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण जो होता है वो एक सामान्य मिरर होता है, ठीक है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है उसमें पॉलिश जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, और उत्तल दर्पण जो होता है उसमें पॉलिश जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। अब हम समझते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो क्या होता है। अगर कोई हम इस प्रकार का प्रश्न लेते हैं, किसी भी प्रकार का एक प्रश्न लेते हैं जिसकी दूसरी तरफ क्या होती है, दूसरी तरफ पॉलिश होती है, क्योंकि अभी बताया अगर दूसरी तरफ पॉलिश नहीं है तो वो मिरर नहीं कहलाएगा। और जो परावर्तन की घटना है वो हमेशा किसी न किसी प्रकार का मिरर जो होता है वो दर्शाता है। तो दूसरी तरफ पॉलिश अनिवार्य है, तभी परावर्तन की घटना संभव है। तो प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, आपको बता चुके हैं। प्रकाश जो होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। तो ये जो आपका कोई पृष्ठ है इसके दूसरी तरफ हमने पॉलिश कर दी है, अर्थात जो प्रकाश आएगा इससे तो टकराएगा, तो इससे जो प्रकाश आ रहा है, इस पर टकरा रहा है, ये जो किरण होती है इसको हम आपतित किरण कहते हैं, जो टकराती है किसी भी पृष्ठ से, और उस पृष्ठ पे दूसरी तरफ क्या होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। और जिस तरफ पॉलिश नहीं है उस तरफ ये पृष्ठ जो होगा वो चिकना होगा, ठीक है। अब चूंकि दूसरी तरफ पॉलिश है तो इसमें आर पार नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको हम अपारदर्शी कहते हैं। तो पृष्ठ कैसा होगा, अपारदर्शी पृष्ठ होगा, क्योंकि इसमें दूसरी तरफ दिखाई नहीं देगा और एक तरफ चिकना होगा। तो जिस तरफ चिकना है उस तरफ अगर कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो जो प्रकाश की किरण गिरेगी उसको हम आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जब इस पे गिरेगी तो जिस एंगल से ये गिरती है उसी एंगल से ये वापस चली जाती है, उसी एंगल से ये वापस चली जाती है, अर्थात परावर्तित हो जाती है। तो ये वापस जो जा रही है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से टकरा के, जो कि अपारदर्शी है इसलिए दूसरी तरफ प्रकाश की किरण पास नहीं हो सकती है, और ये पृष्ठ चिकना है तो इस पर कोई भी प्रकाश की किरण गिर रही है जिसको हम आपतित किरण कह रहे हैं, वो वापस चली जाएगी। अब चूंकि अभी आप आगे समझेंगे माध्यम के बारे में, तो माध्यम जो है इस तरफ एक माध्यम है और इस तरफ दूसरा माध्यम है, तो जिस माध्यम में वो आ रही है उसी माध्यम में वो वापस जा रही है, माध्यम नहीं बदल रहा है। तो इसके बीच में जो आपका आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, इसके बीच में अगर हम काल्पनिक रेखा खींचे, इस काल्पनिक रेखा को हम अविलंब कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा को हम अविलंब कहते हैं, और इस अविलंब के साथ ही एंगल बनाया जाता है। ये जो चित्र है उसको फ्रेश रूप से बना देते हैं, जिससे ये बेहतर समझ में आएगा। इस चित्र को जो आपका अभी बना हुआ था इसको हम फ्रेश रूप से अगर बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो क्या होता है। देखिए एक कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ किस प्रकार का है, चिकना है, दूसरी तरफ पॉलिश है। तो दूसरी तरफ अगर पॉलिश है तो इस पृष्ठ को हम कहते हैं अपारदर्शी पृष्ठ, क्योंकि आर पार इसमें प्रकाश नहीं जा सकता है, अर्थात हम देख नहीं सकते। ये पृष्ठ जो होगा वो चिकना होगा, और नीचे वाला जो पृष्ठ है जो कि इसमें पॉलिश हो चुकी है, तो ये जो पूरा पृष्ठ है इसको हम अपारदर्शी पृष्ठ कहते हैं। अब ये पृष्ठ जो है अपारदर्शी है और चिकना है, इसमें कोई भी प्रकाश की किरण जो आ रही है, इस आई हुई प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रेज कहते हैं। और ये 90 अंश के अतिरिक्त किसी अन्य कोण पर ही हमेशा आकर इस पृष्ठ पर गिरेगी।
तभी परावर्तन की घटना संभव होगी। अगर ये 90 अंश पर गिर रही है तो परावर्तन की घटना संभव नहीं होगी। इसलिए इस प्रकाश की किरण को हमेशा तिरछा बनाया जाता है। अब ये प्रकाश की जो किरण है ये जब वापस जाएगी तो उसी माध्यम में ये वापस लौटेगी, उसी माध्यम में ये वापस लौटेगी। तो इस किरण को जो वापस लौट रही है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। और इसके बीच में अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींच दें तो इसको हम कहते हैं अविलंब। बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है तो इसको हम कहते हैं अविलंब। अब जिसमें कुछ कोण बनेंगे उन कोण को इस अविलंब के साथ बनाया जाता है, इसीलिए ये काल्पनिक रेखा खींची जाती है। एक तो एंगल ये होगा और दूसरा एंगल ये होगा। ये वाला जो एंगल होता है इस किरण के साथ बन रहा है और ये वाला जो एंगल है वो इस किरण के साथ बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्यों कहते हैं आपतन कोण? क्योंकि ये आपतित किरण के साथ बन रहा है। और दूसरा जो कोण है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्यों कहते हैं परावर्तन कोण? क्योंकि ये परावर्तित किरण के साथ बन रहा है, इसीलिए इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन को हम अंग्रेजी में इंसिडेंट कहते हैं। तो ये इंसिडेंट एंगल होता है। अब ये इंसिडेंट एंगल होता है इसीलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा जो परावर्तन कोण होता है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। इसे रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, इसीलिए इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम परावर्तन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, और कहाँ आपतित होती है? एक अपारदर्शी तथा चिकने पृष्ठ पर। तो जब किसी अपारदर्शी और चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस फिनोमिना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए दो कंडीशन अनिवार्य हैं। उन दो कंडीशंस को हम नियम कहते हैं। किसके नियम कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। दो कंडीशन कौन सी हैं जो अनिवार्य हैं? पहली कंडीशन ये होती है कि जो आपतित किरण है, ये पॉइंट आप समझ रहे हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। तो पहला नियम ये है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और ये तीसरा विलंब है, ये एक ही तल में होंगे या एक ही बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होंगे। और दूसरा नियम ये है कि जो एंगल आई होगा और एंगल आर होगा, अर्थात एंगल आई जो होगा और एंगल आर होगा, ये सदैव बराबर होंगे, ये हमेशा बराबर होंगे। अगर आई 30 अंश है तो आर भी 30 अंश होगा, तभी परावर्तन की घटना संभव है। अगर ये एंगल 30 अंश है और ये एंगल 45 अंश है तो परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो ये जो दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को हम परावर्तन का नियम कहते हैं। इसमें पहला नियम ये है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और ये विलंब है, ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं या एक ही तल में होते हैं, क्योंकि इस पृष्ठ के नीचे दूसरा तल है, इस अपारदर्शी चिकने पृष्ठ के नीचे दूसरा तल है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इसके ऊपर वाला ये तल दूसरा है और नीचे वाला ये तल दूसरा है। तो इसी तल पर आपका आपतित किरण है, इसी तल पर परावर्तित किरण है और इसी तल पर अविलंब है और दूसरा तल इसके नीचे है। तो पहला नियम हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं कि जो आपकी आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अविलंब है वो एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और दूसरा नियम हम लिख सकते हैं कि जो एंगल आई होता है अर्थात आपतन कोण जो होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये दो कोण आपस में बराबर नहीं है तो परावर्तन की घटना नहीं होगी। ये आपका था परावर्तन। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि अपवर्तन क्या होता है और इस पार्ट में कुछ और फिनोमेना है जिनके बारे में हम समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।